हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग इस सेगमेंट में टॉट लॉ के या लॉ ऑफ टॉट सब्जेक्ट के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं विच विल हेल्प यू इन एनी लॉ एग्जाम जिसमें भी टॉट लॉ आपका सब्जेक्ट है, बीट द यूजीसी नेट पेपर 2, जुडिशरी, एलएलबी एग्जामिनेशन और कोई भी और कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफेमेशन टॉपिक से जुड़ा हुआ कि बताइए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन करेक्ट डिफेंस है ऑफ द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन, कि किस में अगर किसी के ऊपर चार्ज लगाए डिफेमेशन का तो वो इसे एज अ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैटर में। तो पहला है फेयर कमेंट, एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रादर देन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, कि कोई ये कह रहा है कि मैंने एक फेयर कमेंट किया है, इसमें कौन सा डिफेमेशन हो गया, नहीं ये कोई डिफेंस नहीं है। दूसरा, एब्सोल्यूट प्रिविलेज था, स्टेटमेंट्स मेड बाय द मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन द हाउस और आउटसाइड द हाउस, नहीं आप उसमें भी अगर आपके पास प्रिविलेज है तो आप कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते ना जो कि दूसरे की रेपुटेशन को हार्म करे या इफेक्ट करे। सो दिस इज अगेन ऑल्सो नॉट अ राइट मैच ऑफ डिफेंस। थर्ड ऑप्शन इज द जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ. It is enough if this statement is substantially true and may not be mathematically accurate. Yes, this is the right defense of tort of defamation, कि भले ही एक statement substantially अगर true है, even if वो 100% accurate नहीं है, it serves as a valid defense. ठीक है, ये बात याद रखना. And consent is not a defense. ठीक है, so C is the right answer. ठीक है, okay. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ मैच द फॉलोइंग, जो कि हमें लिस्ट 1 में केसेस दिए हैं एंड लिस्ट 2 में बताना है कि उन केसेस में क्या हेल्ड हुआ था। ठीक है, सो पहला है समायरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा, एक बड़ा ही फेमस केस है ये, लीव एंड लाइसेंस को लेके है, तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद सुदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी, ये नेसेसिटी से जुड़ा हुआ केस है, सो इसका आंसर है 4। बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक, अ वेरी लैंडमार्क केस रिलेटेड टू प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर। ठीक है, सो इसका ऑप्शन है 2, इसका ऑप्शन है 1। एंड द लास्ट इज कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद, तो ये एक्ट ऑफ गॉड से जुड़ा हुआ लैंडमार्क केस है। सो ए का 2, बी का 4, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंसेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब के इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको तैयार करने ही करने हैं। सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, आइदर क्रोनोलॉजी बेस्ड आ जाएं, डायरेक्टली पूछ लें कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कौन सा लैंडमार्क केस है, या ऐसे मैच द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टॉर्ट लॉ में तो केसेस पे ही प्राइमरली क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज कि ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं टॉर्ट लॉ से जुड़े हुए, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी is a common law action. Yes, this is the important feature of law of tort. ठीक है, tort एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी जो है वो हमें कॉमन लॉ एक्शन में देखने को मिलती है, सो ए करेक्ट है। दूसरा है tort is exclusively a breach of contract और breach of trust, नहीं ये गलत है। tort is not about contractual breach or is not about breach of trust. ठीक है, थर्ड statement is tort is an infringement of right in rem. This is rem, okay, ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। यस, टॉर्ट जो है वो राइट इन रेम होता है प्राइवेट इंडिविजुअल, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, एंड द फोर्थ इज टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी ओड टू पीपल जनरली फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नहीं, टॉर्ट इज नॉट अबाउट पब्लिक ऑर्डर इन्फोर्समेंट, सो दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर है ए एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज assertion reasoning based है। assertion क्या है? that act of God is a kind of inevitable accident with the difference that it arise out of the working of human force. क्या लगता है आपको, ये सही है क्या? act of God human forces से evolve होता है या occur होता है? नहीं, this arise from natural forces, not from the human one, so this is wrong. The reasoning states that the occurrence need not be unique. Occurrence से मतलब है the occurrence of act of God need not be unique, nor need it be one that happens for the first time. It is enough that it is extraordinary and such as could not reasonably. Yeah, this is very true. So यहाँ पे assertion is correct, but assertion is not correct and reasoning is correct. So D is the right answer. Okay, next fifth question is match the following है, again case law based है। लिस्ट 1 में नेम ऑफ केसेस है, लिस्ट 2 में आपको बताना है ये केस किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है स्कॉट वर्सेस शिफर्ड बड़ा ही फेमस केस है रिमोटनेस ऑफ डैमेज को लेके, सो बी का आंसर है 1। खोडवा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मुझे पता है मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा हुआ केस है, तो सी का आंसर है 2। अगर अब मैं कहूँ कि मुझे ए और डी का आंसर नहीं पता है, तो क्या मैं सिर्फ इतने आंसर्स जान के सोल्यूशन निकाल पा रही हूँ? लेट्स सी द ऑप्शंस, बी का 1 एंड सी का 2। बी का 1 एंड सी का 2, देखिए
इसी में है। तो कई बार क्या होता है, हमको हो सकता है सारे केसेस ना पता, क्योंकि ऑब्वियसली इतने हर एक टॉपिक से जुड़े हुए कितने केसेस होते हैं एंड एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर हमको दो भी पता है तो अलॉट ऑफ टाइम हम अपने ऑप्शन को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पे सी हो गया। बट आप इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखना कि विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर वर्सेस क्वाल्टस का केस जो है वो आपका नर्वस शॉक से जुड़ा हुआ है, एंड जॉन्स वर्सेस बॉयस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टरनेटिव डेंजर। ठीक है। Okay, sixth question. What are the exceptions to the rule of strict liability which are recognized by the Rylance versus Fletcher? ठीक है, तो Rylance versus Fletcher जो कि बड़ा ही लैंडमार्क केस है, किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल्स जुड़ा हुआ है। तो उस केस में कुछ एक्सेप्शंस ले डाउन किए गए थे कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस है, वो कौन कौन से बताना है आपको। तो डिफेंडेंट्स डिफॉल्ट नहीं, दिस वाज नॉट देयर। एक्ट ऑफ गॉड वाज देयर, दैट इज विस मेजर। No, consent of third party was also not there. Statutory authority was there. So 2 and 4 are correct. So D is the right answer. ठीक है. So there are exceptions to strict liability which includes act of God, statutory authority among others. Right. Okay. Seventh question is which is a leading case on trespass ab initio. Trespass ab initio का leading case है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. This is 6 Carpenter's case. ठीक है. So this case introduced trespass ab initio, that when a person lawfully enters but later commits a wrongful act, that's trespass ab initio. Now question number 8 is which is not a constituent of tort. ठीक है, तो एक tort जो सिविल रॉन्ग है उसको कमिट होने में कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो कौन कौन से इसमें से नहीं है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, रॉन्गफुल ओमिशन होना चाहिए, तो ए इज करेक्ट। किसी का डैमेज होना चाहिए किसी लीगल राइट का, बी इज करेक्ट। फिर उस पर हम रेमेडी प्रदान करते हैं, दिस इज करेक्ट। क्या मेंसरिया होता है? मेंसरिया जनरली नहीं होता है, सिर्फ उन टॉर्ट में होता है विच इंक्लूड्स दी पार्टिकल ऑफ फॉल्ट। तो हम जनरल बात करें तो मेंसरिया इज नॉट दी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। ठीक है। Okay, ninth question is arrange the judgments in the torts in the chronological order. देखो chronology based question आते हैं आपके केस लॉ पे, आपको लैंडमार्क केसेस की ईयर पता होने चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आपको अभी बोल रही हूँ और मैं कई बार अपने पास सेशंस में भी बोली हूँ कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस के चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको उनके ईयर पता होने चाहिए, स्पेशली इस एग्जाम के लिए। मैं और एग्जाम की बात नहीं करूँगी, जुडिशरी के लिए या फिर LLB एग्जामिनेशन में अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है उनमें नहीं पूछते जनरली आपके ईयर बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन UGC नेट पूछता है। ठीक है, ये उनका पैटर्न है। चलिए, HB वर्सेस वाइट जो है ये केस है 1703 का। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट लायबिलिटी से जुड़ा हुआ केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका 1987 का। रिलायंस वर्सेस फ्लेशर 1868 का है, एंड डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन 1932 का है। तो अब यहीं से लगा लो ACDB, यस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, 10th क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और ये आया हुआ है पास्ट ईयर में। दैट वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ये जो वर्ड टॉट है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। वो कौन है लैटिन वर्ड? दैट इज टॉटम। ठीक है, टॉटम वर्ड से डिराइव हुआ है, और टॉटम वर्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड या क्रूट, है ना, विच इंडिकेट्स समथिंग रॉन्ग। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जो वर्ड टॉट है वो खुद में एक फ्रेंच वर्ड है, और इवॉल्व हुआ है एक लैटिन वर्ड से जो कि है टॉटम। ठीक है। चलिए, 11th क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट। तो हमें पता है टॉर्ट के बहुत सारे डिफेंसेस हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दिए, हम बताने कि इनमें से कौन सा वैलिड डिफेंस नहीं है। तो प्राइवेट डिफेंस होता है, यस होता है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया होता है, यस होता है। विस मेजर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड होता है। एक्स डोलो मालो नॉन ऑडिटर एक्शन, ये रिकॉग्नाइज डिफेंस इन टॉर्ट लॉ नहीं है, देयरफॉर ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये एक जनरल लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब है कि नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट कॉज। ठीक है, कि किसी भी फ्रॉडुलेंट कॉज से कोई भी एक्शन अराइज नहीं होता है, एंड दिस इज मोर रेलिवेंट इन कॉन्ट्रैक्ट एंड इक्विटी मैटर्स। ठीक है। चलिए, 12th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू होम इट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट एंड नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में कि ये दो तरह की थियोरीज हैं कि वेदर इट इज़ अ लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट की बात विनफील्ड ने की है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात सामंड ने की है। सामंड ने कहा था कि कुछ लिमिटेड टॉर्ट ही हैं जो डिटरमाइन किए गए हैं और उन्हीं के बेसिस पे डिसीजंस दिए जाएंगे, जबकि विनफील्ड ने अपनी लॉ ऑफ टॉर्ट की थ्योरी में बोला टॉर्ट्स नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ नए नए टॉर्ट इवॉल्व होते हैं एंड इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स इवन इफ नॉट प्रीवियसली डिफाइंड। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एक वाइडर परव्यू देते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो विनफील्ड का है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है।
चलिए 13 क्वेश्चन, डेफिनेशन भी पूछते हैं, कई बार डेफिनेशंस आती हैं टॉट की, तो आपको डेफिनेशंस जो भी मेजर हैं जैसे कि सामन की, विनफील्ड की, फ्रेजर की, क्लर्क की, ठीक है, पॉलक की, ये आप याद रखिएगा, और लिमिटेशन एक्ट के 2M की। तो ये डेफिनेशन क्या है? टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो गाइस ये सामन की डेफिनेशन है, ठीक है। Okay, 14 question is, when two motorists coming from opposite direction in their cars collide with each other and in the process they injure seriously a person who was standing on the roadside, ठीक है। तो दो मोटरिस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे और वो लोग आपस में एक कार से कोलाइड किए और उसकी वजह से साइड में रोड साइड पे एक व्यक्ति खड़ा था, वो सीरियसली इंजर हो गया। तो यहाँ पे वो जो दो मोटरिस्ट हैं वो क्या कहलाएंगे गाइज? वो लोग जॉइंट टॉर्टफीजर कहलाएंगे, बोथ द मोटरिस्ट बाय एक्टिंग टुगेदर, क्योंकि वो लोग ने एक तरीके से साथ में एक्ट किया एंड दे कॉज हार्म टू द सेम पर्सन, देयरफॉर they'll said to be the jointly liable for the tort known as a joint tortfeasor, ठीक है। ओके 15th क्वेश्चन, हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, इन विच द लायबिलिटी फॉर टॉर्ट विल अराइज, ठीक है। तो हमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं। पहला है डैमेजेस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी टू टेक केयर एंड कॉजेशन। देखो सबसे पहले एक ड्यूटी टू टेक केयर होती है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने उस ड्यूटी टू टेक केयर का ब्रीच किया है ना, ड्यूटी का ब्रीच किया, अब उससे एक कॉज अराइज हुआ और उस कॉज की वजह से आपने जो भी इंजरी कॉज की, फिर आपको डैमेजेस पे करने होंगे, है ना, यही होगी सीरीज। तो CBDA 3 इज द राइट आंसर। ओके 16 अगेन केस बेस्ड मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में हमें टॉपिक दिए हैं, लिस्ट 2 में हमें केसेस दिए हैं। तो रिलायंस वर्सेस फ्लेशर हम सबको पता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो बी होगा इसका आंसर। MC मेहता एब्सोल्यूट लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। बोरेल वर्सेस यंग हमको पता है ये नेग्लिजेंस से जुड़ा हुआ, नहीं ये नर्वस शॉक से जुड़ा हुआ केस है, तो ये हो गया डी और ये हो गया ए, ठीक है। तो 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, सॉरी गलत तरीके से बोल रही हूं मैं, ए का 3 एंड बी का 1, सी का 2, यस 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल कंडीशंस ऑफ रॉन्ग डूअर एट द टाइम ऑफ रॉन्ग डूइंग इज। तो हम बात करें कि मेंस रिया या मेंटल कंडीशन एक टॉर्ट में कब जरूरी होती है, तो इज इट रेलिवेंट इन ऑल टॉर्ट्स? नहीं, it is relevant in torts which are based on fault, yes this is the right answer। tort law में generally आपको mental आपकी इंटेंशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ तभी आप उस चीज को कंसिडरेशन में लेते हैं when the tort is based on fault, ठीक है। so 2 is the right answer। 18 क्वेश्चन, द कोर्ट, एक स्टेटमेंट है, बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट किस जूरिस्ट ने दिया था। सो द कोर्ट्स हैव क्रिएटेड न्यू टॉर्ट्स बाय द ग्रेजुअल एंड समटाइम्स ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल एक्सटेंशन ऑफ द ओल्ड टॉर्ट। तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है टॉर्ट से जुड़ा हुआ, जो कि प्रोफेसर गुड हार्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना। 19th क्वेश्चन, विच आर द एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है उसके कौन कौन से एक्सेप्शंस है? तो एक्ट ऑफ गॉड है, यस है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, ठीक है, यस है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ है, यस है। तो A-B-D इज द राइट आंसर, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 20th असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और ये वाइकेरियस लायबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। असर्शन इज अ मास्टर इज लायबल फॉर ऑल द टॉर्चरस एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट्स डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस वेरी ट्रू, एक मास्टर अपने सर्वेंट के हर टॉर्चरस एक्ट्स के लिए लायबल होगा जो कि वो अपने उस एम्प्लॉयमेंट कोर्स के दौरान करता है। रीजनिंग क्या दी है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेड पर्सन आर इन सर्टेन केसेस लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द डिसीज्ड। ओके बट ये असर्शन का रीजनिंग तो नहीं है ना, यहाँ पे आप मास्टर सर्वेंट रिलेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप डेड पर्सन और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हो, उनकी लायबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हैं लेकिन दे आर अनरिलेटेड, ठीक है। देयरफॉर हम बात करेंगे यहाँ पे कि A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, 2 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के, उसमें हम पढ़ते हैं। तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट इन डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वाज फर्स्ट अप्लाइड इन द केस ऑफ। तो गाइस टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट जो है ये पहली बार वेगन माउंट केस में जो है वो इवॉल्व की गई थी, ठीक है। वेगन माउंट केस इंट्रोड्यूस अ टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट टू डिटरमाइन द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए 22 इज मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए स्लेंडर, तो देखिए
डिफेमेशन स्टेटमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक स्लेंडर होता है जो कि स्पोकन वे में कहा गया, एंड एक लिबल होता है जो कि लिखित तरीके से कहा गया। हमने बोला कि स्लेंडर होता है स्पोकन, है ना, कुछ कहा गया। सो पब्लिकेशन ऑफ अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे स्लेंडर का स्टेटमेंट होगा, एंड सम रिटन फॉर्म यानी कि लिखित फॉर्म मेरा परमानेंट है, तो दिस इज लिबल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ए का 2, बी का 1, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 23rd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम इज नॉट रिलेटेड टू टॉर्ट। तो यू बी जस्ट ए बी रेमेडियम, यस ये है कि वेर एवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। हम इंजुरिया सिने डैमनम के कॉन्सेप्ट के अंदर इसको पढ़ते हैं। वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, ये भी है, ये एक वैलिड डिफेंस है टॉर्ट का। रेस इप्सा लॉक्विटर यानी कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ये भी हम पढ़ते हैं टॉर्ट में। लेकिन पेरी डेलिक्टो जो मैक्सिम है ये हम टॉर्ट लॉ में नहीं पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है इन इक्वल फॉल्ट, है ना, और ये मेजरली कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं, बट नॉट इन द टॉर्ट लॉ, राइट। सो डी इज 4th इज द ऑप्शन करेक्ट हियर। ओके, 24th, दो स्टेटमेंट दिए, हम बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, स्टेटमेंट 1 इज देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। यस, ये पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि डिफेंडेंट के पार्ट पे उसने कोई एक्ट या ओमिशन कमिट किया हो। ठीक है, एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन सम लीगल डैमेज, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 2 आर करेक्ट। ओके, 25th क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास विच डिफेंस शैल नॉट अप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे वैलिड डिफेंस है टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास के, पर इनमें से एक नहीं है। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है इसका एक वैलिड डिफेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी होता है, प्राइवेट डिफेंस भी होता है, लेकिन मेजने प्रॉफिट नहीं होता है। मेजने प्रॉफिट का मतलब है इट रिलेट्स टू द रेस्टिट्यूशन इन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपने कोई उस प्रॉपर्टी जब तक आपके उस डिफेंडेंट के पास थी, उसके अंडर थी, तो उसने उसमें से कुछ बेनिफिट्स डिराइव किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसने उस प्रॉपर्टी में बिजनेस कोई खड़ा किया तो उससे जो उसको प्रॉफिट हुए, दैट वी कॉल एज अ मेजने प्रॉफिट। ठीक है, एंड मेजने प्रॉफिट टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास का डिफेंस नहीं है, बाकी सारे हैं। देयरफॉर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। व्हेन एन एब्सोल्यूट राइट इज वायलेटेड, जब किसी का एब्सोल्यूट राइट वायलेट होता है तो लॉ कंक्लूसिवली प्रिज्यूम्स डैमेजेस ऑल्दो द पर्सन रॉन्ग में हैव सफर्ड नो पेक्युलरी लॉस। तो ये क्या है, अगर आप याद करें तो ये कौन सा प्रिंसिपल है गाइज? ये इंजुरिया सिने डैमनम का प्रिंसिपल है ना। जब आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ हो, भले ही आपको कोई पेक्युलरी लॉस नहीं भी हुआ हो, तब भी टॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको डैमेजेस मिलते हैं। तो ये इंजुरिया सिने डैमनम का लैंडमार्क केस कौन सा है? एचबी वर्सेस वाइट। तो इसका ऑप्शन हो गया 2। ठीक है, चलिए 27th क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी के कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर सर्वेंट, यस होता है। नोस कंट्रोल ऑफ मास्टर ओवर द मैनर ऑफ डूइंग रॉन्ग, नहीं। टॉर्ट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस। कोर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मास्टर ऑन द मैनर ऑफ डूइंग वर्क, यस। तो ए सी डी इज करेक्ट, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 एक डेफिनेशन दी है, बताना है ये द्वारा किसके द्वारा दी गई है। सो टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन विनफील्ड के द्वारा, मैंने इतनी पढ़ी है और इतनी पढ़ने पे मुझे समझ आ गया कि ये विनफील्ड के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। उनके अकॉर्डिंग टॉर्शियस लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ हैं विच अराइज फ्रॉम ड्यूटी विच इज़ फिक्स्ड बाय लॉ, है ना, विच इज़ ओड टू पर्सन्स जनरली एंड विच इज़ रिड्रेसेबल बाय द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। करेक्ट। ओके, 30th question. Which statement is correct in regards to the case of Reliance versus Fletcher? ठीक है, Reliance versus Fletcher में क्या क्या बात हुई थी? ठीक है, so some dangerous thing must have been brought by a person on his land. Yes, किसी व्यक्ति ने कोई dangerous thing अपनी लैंड में लेके आया हो वो। The thing must not escape, नहीं, it must escape. The thing must escape. This is correct. It must be the non-natural use of land. ठीक है, so A D E is correct. A D E is correct. ठीक है, अब जब आप ये केस पढ़ेंगे और फिर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप बड़ा आसानी से इसका आंसर करेक्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, 31st क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग अगेन। वाइकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कौन सा है? रिलायंस वर्सेस फ्लेशर। वाइकेरियस लायबिलिटी का कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। एंड वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट का केस है नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो A का 1, B का 4, A का 1, B का 4, C का 2, सो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, अभी आपको टॉर्ट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स दी गई है यहाँ पे, और आपको बताना है कि इनके करेक्ट ऑप्शंस कौन से और फिर उनको मैच करना है. तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या कहता है ये, दैट द पर्सन हु हैज वॉलंटरी gave in the assent to suffer some harm, तो फिर वहाँ पे वो एक वैलिड डिफेंस बन जाता है. बी का 3 हो गया. ठीक है. डैमनम सिने इंजुरी यानी कि डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, सो सी का हो गया 2. ठीक है. रिस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल एंड क्वी फेसिट पर एलियम यानी कि जो व्यक्ति दूसरे से अपना काम कराता है वो खुद भी लायबल होता है. सो द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल. सो ए का 4, बी का 3 and C का 2. A का 4, B का 3, C का 2. 2 is the right answer. Okay, 33. In HB versus White, which principle was established? HB versus White के केस में कौन सा प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था? इंजुरिया सिने डैमनम का. Next, the principle of strict liability was laid down in the case of Reliance versus Fletcher. ठीक है. ये negligence से जुड़ा हुआ important case है और ये strict liability से, right? Okay. Next, the concept of absolute liability was introduced in the case of, so it was introduced by Supreme Court in the case of MC Mehta versus Union of India, that is also known as the Oleum gas leak case of 1987, right, जिसमें कोर्ट ने stricter than strict liability with no exceptions का रूल जो है वो लेट डाउन किया था. Okay, next, in Donog versus Stevenson, the court laid down the principle of duty of care in negligence. ठीक है. तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है नेग्लिजेंस से जुड़ा हुआ, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी ऑफ केयर होता है मैन्युफैक्चरर का. ठीक है. एंड कोर्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश द रूल ऑफ नेबर प्रिंसिपल. ठीक है. इसी केस में कोर्ट ने नेबर प्रिंसिपल भी लेट डाउन किया था, आप याद रखना. ठीक है. ओके. 37th क्वेश्चन इज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज अवेलेबल व्हेन. तो नेसेसिटी का डिफेंस तब अवेलेबल होता है जब हमें कोई ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करना होता है. तो द एक्ट इज डन टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म. ठीक है. सो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अप्लाइज व्हेन एन एक्ट इज डन टू अवॉइड अ मोर सीरियस हार्म इवन इफ इट कॉजेज सम इंजरी, राइट. ओके. 38, विच इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस. ठीक है. तो ड्यूटी ऑफ केयर होता है, यस. उसमें कोई ब्रीच हुआ हो, यस. मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता है, डैमेज हुआ हो, यस. सो 3 इज द राइट आंसर. 39, अगेन इट्स अ मैच द फॉलोइंग. सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रिलायंस वर्सेस फ्लेशर, एब्सोल्यूट लायबिलिटी MC मेहता, विकेरियस लायबिलिटी श्यामा देवी. दिस A का 1, B का 2, C का 3. ओके. तो आप देख रहे हो इतने सारे हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बट ना लैंडमार्क केस को लिमिटेड ही हैं और उन्हीं पे ही रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं. तो वो जो मुझे लगता है अगर 20 से 25 या 30 भी केसेस है ना, अगर आप उनको 2-3 बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो, लिख लो, तो आप सारे ही सवाल के जवाब जो हैं वो दे पाएंगे लाइन से. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज रेस इप्सा लोक्विटर अप्लाइज व्हेन द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. 3 इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल है ना. रेस इप्सा लोक्विटर का डॉक्ट्राइन जो है इट इज यूज्ड जब सर्कमस्टांसेस खुद से ये बता रहे हैं. इट इम्प्लाइज नेग्लिजेंस इवन विदाउट द डायरेक्ट एविडेंस. तो जनरली हम लोग रेस इप्सा लोक्विटर को नेग्लिजेंस के टॉपिक में पढ़ते हैं, है ना. ठीक है. 41, अगेन इट्स अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो ट्रेसपास टू लैंड जो है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है विद द पोजेशन. ठीक है. न्यूसेंस जो है वो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है विद द एंजॉयमेंट. असॉल्ट की बात करें तो असॉल्ट में एक अप्रहेंशन होता है, एक डर होता है इमिनेंट डेंजर का, और बैटरी में कोई फिजिकल कांटेक्ट होता है विदाउट अ पर्सन्स कंसेंट और उससे हम दूसरे व्यक्ति को हार्म कॉज करते हैं. सो डायरेक्ट है ये A का 1, B का 2, C का 3, D का 4. तो A इज द राइट आंसर. ठीक है. 1 इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट. तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक टॉर्ट है, ट्रेसपास एक टॉर्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई टॉर्ट नहीं है, और फॉल्स इंप्रिजनमेंट भी एक टॉर्ट है. तो 3 इज द राइट आंसर. ठीक है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल रॉन्ग तो है पर ये टॉर्ट नहीं है ना. 43, the tort of false imprisonment requires. So tort of false imprisonment requires unlawful total restraint of property. आप याद रखना. false imprisonment में क्या होता है, complete restriction कर दिया जाता है एक व्यक्ति का, उसकी पर्सनल फ्रीडम का ऑफ मूवमेंट विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, और ये एक टॉर्ट है. 4 इज द राइट आंसर. 44th, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. दैट असर्शन कह रहा है दैट इन द रिलायंस वर्सेस फ्लेशर केस द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल इवन दो देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट. यस. रीजनिंग क्या कह रही है, बिकॉज द रूल इन रिलायंस वर्सेस फ्लेशर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. नहीं भैया, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस था. ठीक है. तो ए तो करेक्ट है पर आर जो है वो फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका 3. ठीक है. Okay, 45th question. Again, assertion reasoning that damnum sine injuria is actionable in tort.
No, it's not actionable in tort. Injurious in damnum is actionable in tort. It refers to damage without violation of, इसका ऑफ कोर्स मीनिंग करेक्ट है बट वो गलत है, तो असर्शन इज करेक्ट, सॉरी असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजनिंग इज करेक्ट, सो what is the right answer? 46th, in Donog versus Stevenson, the court established the principle of duty of care. Yes, court ने negligence के matter में principle of duty of care, that is neighbor principle laid down किया था. And reasoning क्या है? Because the manufacturer owed a duty of care to the ultimate consumer. Yes, this is correct. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 47th क्वेश्चन. इन भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये इंजूरियस इन डैमनम से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट केस है जिसमें इस भीम सिंह के जो लीगल राइट है उसे वॉलेट किया गया था. मिनिस्टीरियल असेंबली की मीटिंग को अटेंड करने से उसको रोका गया था. सो इन दिस केस द कोर्ट अवॉर्डेड अ कॉम्पनसेशन फॉर अनलॉफुल डिटेंशन. हाँ, ये बात सही है. बिकॉज कोर्ट हेल्ड दैट वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज नॉट एक्शनेबल. नो, दिस इज रॉन्ग. ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी इस केस के अंदर. तो ए तो सही है पर आर गलत है. ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके 48 असर्शन है कि न्यूसेंस ऑलवेज रिक्वायर्स द प्रूफ ऑफ फिजिकल डैमेज. नहीं, न्यूसेंस डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर फिजिकल डैमेज. इवन इंटरफेरेंस विद द कंफर्ट और इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट कैन सफाइज द पर्पस. ठीक है, तो ए तो गलत हो गया. न्यूसेंस इज एक्शनेबल ओनली व्हेन देयर इज विजिबल हार्म. ये बात सही है दैट न्यूसेंस रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी सम विजिबल हार्म. इट डजंट अप्लाई यूनिवर्सली. ठीक है, तो ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट. ठीक है, 4 इज द राइट आंसर. 49th मैच द फॉलोइंग है. डिफेमेशन क्या है? डिफेमेशन जो है आपका इन्फ्रिंजमेंट है आपकी रेपुटेशन का. सो डिफेमेशन is the infringement of reputation. Trespass to land, direct interference with the possession. Nuisance, indirect interference with the enjoyment. And assault is the apprehension of immediate harm. तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4. 1 is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपकी मैक्सिम्स है, उनका मतलब बताना है. तो यूबीजे रेमेडियम का मतलब है वेयर एवर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, है ना. वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. वॉलंटरी और इंजुरिया का मतलब है वॉलंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क. इट्स अ वैलिड डिफेंस ऑफ टॉर्ट. एंड क्वी फेसिट पर एलियम का मतलब है द एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल. सो ए का 2, बी का 3, सी का 4. 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मैच द टॉर्ट विद द लैंडमार्क केसेस. ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रिलेंट वर्सेस फ्लेशर, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता, विकैरियस लाइबिलिटी श्यामा देवी. ये आई थिंक रिपीट हो गया है. ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3. ऐसा हो जाता है. अब इतने सारे क्वेश्चंस का आप एमसीक्यू बनाओगे, एक आध रिपीट हो सकता है ना. लास्ट क्वेश्चन वी आर डीलिंग हियर इज मैच द केस विद द लीगल प्रिंसिपल्स. ठीक है, एचबी वर्सेस वाइट इंजुरिया सिने डैमनम का केस है. ग्लूसिस्टर ग्रामर डैमनम सिने इंजुरिया का बड़ा ही फेमस केस है. ये 1400 का केस है. ये डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन नेग्लिजेंस का केस है. रिलायंस वर्सेस फ्लेशर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का. क्लियर है. ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4. गाइज यहाँ पर हमने लगभग 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. और हमने टॉर्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, बीट नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, डिफेंसेस, डेफिनेशंस, डिफरेंट मैक्सिम्स, है ना. और केसेस के तो भरमार क्वेश्चन हमने कवर किए हैं. तो हो गया पूरा आज का सेशन. ठीक है, आई होप ये आपकी हेल्प करेगा जिस भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस लेक्चर को देख रहे हैं. ठीक है, कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एंड दिस वाज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. हैव अ गुड डे. Bye bye.